गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम आर्यन गिरी है। मेरे ग्रुप में 5 सदस्य हैं, जिसमें 2 अनुपस्थित हैं। और आज जो मेरे ग्रुप में आए हुए हैं उनका नाम है हरीश चौहान, छत्रपाल चौहान और एक है आर्यन गिरी। टॉपिक का नाम है समीकरण संतुलन, जिसे व्यक्त करने के लिए मैं छत्रपाल चौहान को बोलूँ। एक संतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें प्रत्येक तत्व के लिए परमाणुओं की संख्या तथा समान होते हैं। समीकरण संतुलन का कोई निश्चित तत्व नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे यहाँ सोडियम घन H2O एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड घन हाइड्रोजन है। यहाँ पर सोडियम 1 है और यहाँ पर भी सोडियम 1 है, तो समान है। इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसको 3 नहीं कर सकते, इसके आगे 2 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसके आगे भी 2 कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गया। फिर यहाँ 2 सोडियम है, तो यहाँ भी 2 सोडियम करेंगे तो समान होगा। फिर से यहाँ 2 सोडियम हो गया और यहाँ भी 2 सोडियम, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 यहाँ भी ऑक्सीजन है। इसी प्रकार समीकरण संतुलन। इसमें एक चीज़ बताओ कि कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है? और ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इसे करने के कई विधियां हैं, जैसे कि अनुमान विधि, ABCD विधि, आंशिक विधि और अनेक विधियां हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी ABCD विधि एक उदाहरण द्वारा बताना चाहता हूँ। उदाहरण हम लेंगे C4H10 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। ABCD विधि से हल करने के लिए हम अभिकारक तथा उत्पादक के सामने में A B C D ऐसा लगाएंगे। उसके बाद जितने भी तत्व हैं उन्हें हम ऐसे करके लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर कार्बन है C, हाइड्रोजन है H और ऑक्सीजन है O। थोड़ा सा आवाज़ और कार्बन यहाँ A में है 4 तो इसलिए 4A बराबर, और है C में है 1 है, इसलिए उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए बराबर में सिर्फ C। उसका हाइड्रोजन यहाँ A में 10 है, इसलिए 10A इक्वल टू, और D में है 2 तो इसलिए इक्वल टू में आ जाएगा 2D। ऑक्सीजन B में है 2 तो इसलिए 2B इक्वल टू, C में है 2 तो इसलिए C2C प्लस D में 1 है इसलिए D। अब किसी एक ABCD में से किसी एक का मान हम 1 रखेंगे, जैसे कि माना कि A बराबर 1, तो हम कार्बन का भी ले लेते हैं। 4 गुणित A बराबर C है, तो 4 गुणित A का मान रखने देते हैं हम 1 बराबर C हो जाएगा। फिर 4 गुणित 1 बराबर 4 बराबर C, तो इसे हम C बराबर 4 इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर हाइड्रोजन में आते हैं तो 10A इक्वल टू 2D, 10 इंटू A का मान है 1 इसलिए 1 बराबर 2D। फिर 10 1 10 हो जाएगा इक्वल टू 2D है, तो D को हम इस साइड लाएंगे और 10 को सेट करेंगे तो 10/2 हो जाएगा, और फिर D इक्वल टू आ जाएगा 5। फिर ऑक्सीजन कराएंगे 2B इक्वल टू 2C प्लस D, 2B इक्वल टू C का मान आया है यहाँ 4 इसलिए 2 इंटू C प्लस D का मान है 5 इसलिए 5। 2B इक्वल टू 2 चौक 8 और 8 और 5 13 होता है, इसलिए यहाँ पर 2B बराबर 13। फिर B बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो 13/2 हो जाएगा। फिर इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर A का मान 1 है तो A है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। C4H10 प्लस B का मान है हमारा 13/2 इसलिए 13/2 O2। फिर C का मान है हमारा 4 इसलिए 4CO2। फिर D का मान है हमारा 5 इसलिए 5H2O। अब इसे हम अगर बटे में ना रखना चाहें तो इसे जो भी बटे में संख्या रहती है उससे हम उसको गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण को। फिर 2 1 से यहाँ हो जाएगा 2, फिर C4H10 प्लस 13/2 गुणित 2 करने से 2 और 2 कट हो जाएगा और जिससे आ जाएगा 13। फिर ये हो जाएगा 13O2 एरो 2 चौक 8 होता है इसलिए 8CO2 प्लस 5 2 10 होता है इसलिए 10H2O। यहाँ से हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है।
सा हूँ। दूसरा मेरा फ्रेंड है गौरव चौहान जो हमारे ग्रुप का वाइस लीडर है। तीसरा में अरविंद चौहान, चौथे में दीपक पटेल और पाँचवा में प्रेमलाल। हम सबका टॉपिक है रसायन का महत्व एवं सार्थक अंग। रसायन का महत्व हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही है। हम जिस भी चीज़ का उपयोग करते हैं वह रसायन ही है। हमारा एक पेन से लेकर हमारे एरोप्लेन तक सब में रसायन जुड़ा हुआ है। हमारे पेन में इंक रहता है, ये भी रसायन है। ये दीवार, ये स्कूल का दीवार है, इसमें सीमेंट है, ये सब रसायन है। तो सबसे पहले मैं अरविंद चौहान को बोलूँगा जो रसायन का महत्व औद्योगिक क्षेत्र में बताएंगे। रसायन विज्ञान का औद्योगिक क्षेत्र में बहुत महत्व है, जिसके बेस्ट एग्जाम्पल ये पेन है। जैसे कि पेन का इंक है, एक रसायन है और इसका एक प्लास्टिक लेयर है जो कि फैक्ट्री से जाकर मैन्युफैक्चर होता है। और दीवार में जो सीमेंट लगे थे वो, और ये लोहा हो गया और ये कपड़ा हो गया। जैसे कि क्षेत्र में रसायन का महत्व बताने के लिए मैं दीपक पटेल को बोलूँगा। मनुष्य तथा पौधों दोनों की बीमारियों के रोकथाम के लिए रसायन का उपयोग सर्वव्यापी किया जाता है। जैसे कि जीवन रक्षक दवाइयाँ के रूप में केस्टार कैंसर की रोकथाम के लिए और कोरोना जैसे बीमारियों की रोकथाम के लिए उसके टीके भी लगाए जाते हैं। जैसे कोरोना का भी टीका लग रहा है। और सैनिटाइजर भी एक रसायन ही है जो कोरोना काल में बहुत उपयोग में लाया गया है। और ये डेटॉल भी रसायन है जो कि चोट लगने से उसके ऊपर लगाया जाता है जिससे इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू। कृषि क्षेत्र में उर्वरक जो खाद है उसको बचाने के लिए करते हैं, और उसमें बीमारी लगता है उसको छिड़काव के लिए कीटनाशक जैसे कि उसी दिन को छींचते हैं उसको बचाने के लिए। उस गैस नियत अंग को कहते हैं और इसके 4 बेसिक हैं। समस्त गैस नियत अंग सार्थक अंग, जैसे कि इसमें 0 ना हो, 1 2 3 4 ये गैस सार्थक अंग हैं। और इसमें से फर्स्ट रूल है कि यदि सार्थक अंक इस प्रकार से हम लिखें 0.241 ये होगा, तो अगर हम इसको निकटतम लाएंगे 2 अंकों के सार्थक अंक में, तो जो ये 1 है इसे हम लिखेंगे ये 5 से कम है, इसलिए हम आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा रूल है अगर ये 0.275 है तो ये अगर 5 है तो अगर 5 के सामने छोड़ने वाली संख्या अगर विषम रहेगी तो 7 का 1 बढ़ा देंगे जो कि ये 8 ही रहेगा। अगर यही 0.265 होगा तो यहाँ पर छोड़ने वाली संख्या के सामने में सम संख्या है तो ये 6 की जगह कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह सिर्फ 0.26 में से रह जाएगा। एक और है इसका 0.2728, तो इसमें छोड़ने वाली संख्या 5 से ऊपर है तो हम आगे वाली संख्या में 1 बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा 2.73। ये इसके 4 रूल है सार्थक अंक को निकटतम लाने के। सार्थक अंक वही अंक है जो गैर शून्य अंक होता है जिसके बाई साइड में, जैसे कि यही है 0.001, तो इसके जो बाई साइड में जो ये अंक है 0 है तो ये सार्थक अंक में ये शामिल नहीं होगा। लेकिन यही अगर 1000 रहेगा तो इसमें जो दाएं साइड में जितने भी 0 है तो ये सार्थक अंक में शामिल किया जाएगा। यही अगर 1.007 होगा तो इसमें 4 सार्थक अंक है, तो यही सार्थक अंक है। तो ये हमारे टीम मेंबर है। हमारा टॉपिक है प्रतिशत संगठन व अणुभार निकालना। कार्बन 6 है तो परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का है तो परमाणु भार 1 गुणित 12 गुणित 6 12 छक्के 72। हाइड्रोजन का है तो 1 गुणित 6 का 6 ही आएगा। फिर छोटा सा को जोड़े तो अणु भार 78 है। ठीक, हम अणु भार निकालेंगे। ये चौक यूज़ कर लो। हाइड्रोजन का 1 है परमाणु भार, तो यहाँ पर 2 है तो हम 1 गुणित 2 करेंगे बराबर 2 आएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो सल्फर का 32 है परमाणु भार गुणित इसका क्या 32 है ऑक्सीजन
16 है तो वही 4 करेंगे क्योंकि हम लोग का 4 है। तो हम 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 64 आएगा। 16 का पहाड़ा 4 बार। 16 का पहाड़ा। अब हम इतना को 7 को जोड़ देंगे। इतना को हम जोड़ेंगे तो 19 ठीक। अणुभार निकाल कर उसे जोड़कर प्रतिशत संगठन जैसे निकालते हैं। प्रतिशत संगठन में कोई होता भार के अनुसार किसी यौगिक के 100 अणु के अवयवी संख्या कितने होते हैं। कैल्शियम का 40 होता है। कैल्शियम का परमाणु बल 40 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 40 करेंगे। कार्बन का परमाणु बल 12 इसलिए 12, ऑक्सीजन का 16 होता है इसलिए 16 यहाँ पर देंगे, इसलिए मिलता है 3 लिखेंगे बराबर 48 होगा। इन सबको जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ उसे अणुभार कहते हैं। यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है प्रतिशत संगठन में रमन का द्रव्यमान बटे यौगिक का अणुभार होता है पूरी 100 होता है। कैल्शियम का प्रतिशत संगठन निकालेंगे बराबर 40/100 फिर यहाँ पर 40% आएगा। यहाँ पर 0 0 कट गया फिर 40 पर 40% आएगा। कार्बन का प्रतिशत संगठन निकालेंगे। कार्बन का 12 होता है इसलिए 12/100 अणुभार 100 है इसलिए 100 क्या करेंगे कि यहाँ पर 0 0 कट गया फिर 12% आएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 48 होता है इसलिए यहाँ पर 48/100 यहाँ पर 48% आएगा। और अगर हम इसे जांच करना चाहेंगे कि सही है या गलत तो इसे इसका काम करना है। यहाँ पर इसे जोड़ लेंगे। अगर ये 100 सारा ऐसे सही है। परिभाषा मोल संकल्प की परिभाषा। मोल किसी पदार्थ की एक मात्रक जिसमें उतने कण उपस्थित होते हैं जिसमें 6.02 प्लस 6.022 पूरी 10⁻23 होते हैं। ज्ञानी छात्र, आज मैं बताने वाली हूँ मूल संकल्पना में इस सूत्र से मोल को निकाल सकते हैं। पहला सूत्र है, अगर क्वेश्चन में मोल और संख्या दिया हो तो इसे हम n बराबर q बटे n a सूत्र से निकाल सकते हैं, जहाँ n बराबर मोल और q बराबर संख्या और n a बराबर एवोगैड्रो संख्या होता है जिसका मान 6.022 गुणित 10⁻23 होता है। और दूसरा सूत्र है जिस क्वेश्चन में अगर मोल और आयतन दिया हो और n आयतन दिया हो तो उसे हम दूसरा सूत्र n बराबर v बटे 22.4 से निकाल सकते हैं, जिसमें n बराबर मोल और बराबर v बराबर आयतन होता है। और तीसरा सूत्र अगर क्वेश्चन में मोल और भार दिया हो तो उसे हम n बराबर w बटे m सूत्र से निकाल सकते हैं, जिसमें n बराबर मोल होता है और w बराबर दिया गया भार होता है और n बटे m बराबर दिया गया अणु भार होता है। दिया गया नहीं, अणु भार। तो क्वेश्चन है जिसे हम मैं और बिना सुधार हल करने वाले हैं। तो पहला बिना सुधार पहला
किनारे को पकड़ दो आप। पहला क्वेश्चन में हमें दिया है भार और अणुभार निकालना है और संख्या दिया है, तो हम मोल और संख्या और मोल और भार से ज्ञात करेंगे और संख्या ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र Q/NA बराबर W/M होगा। तो इसमें प्रश्न में दिया है W बराबर 1.6 ग्राम और मीथेन का अणुभार 16 होता है, जिसमें C का अणुभार 12 और C का परमाणु भार 12 और H का 1 होता है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो 4 को डिवाइड करने से 4 होगा और 12 और 4 को जोड़ने से 16 होगा। फिर Na बराबर एवोगैड्रो संख्या, जहाँ एवोगैड्रो संख्या बराबर 6.022 × 10⁻23। इसमें अब सूत्र के हिसाब से मान को रखते जाएंगे। एवोगैड्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 बराबर दिया गया भार 1.6 और अणुभार 16। फिर Q बराबर दिया गया भार प्रत्येक अणुभार गुणित हम एवोगैड्रो संख्या को यहाँ ले आएंगे तो भाग से 0 में आ जाएगा। Q बराबर 16/16 हो जाएगा। 16/16 गुणित 6 गुणित 10⁻23, 16 और 16 कर जाएगा। 0.044 × 10⁻20 परमाणु में मोल की संख्या ज्ञात करनी है। दिया है, हल दिया है N बराबर Q/NA, जहाँ N बराबर मोल होता है, Q बराबर संख्या बटे Na बराबर एवोगैड्रो संख्या। Q बराबर 12.044 × 10⁻20 यहाँ पर किया गया है, उसे यहाँ पर किए हैं। Na बराबर एवोगैड्रो का संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है। N बराबर मोल बराबर 12, यहाँ पर सूत्र के हिसाब से यहाँ पर रखे हैं। उसके बाद है 12.044 × 10⁻20 बटा 6.022 × 10⁻23 को 10⁻20 × 10⁻23। यहाँ पर 10⁻23 को ऊपर ले जाने से ऋणात्मक हो जाता है, तो बराबर 2 × 10⁻20 ऋण 23। तो यहाँ पर इसको घटाने से 2 × 10⁻ऋण 23 आया है, तो मोल का 3 आया है, तो मोल का ध्यान से रखना। रासायनिक संवेदनाएं उत्पन्न होता है, ना ही नष्ट होता है। जैसे कि मोमबत्ती को जलाने से ऐसा लगता है कि मोम का विनाश हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसमें मोमबत्ती का 10 ग्राम है, तो उसको जलने से दूर नहीं रहेगा। और मेरा टॉपिक है स्थिर या निश्चित अनुपात में, यानी किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। जैसे कि पानी, जैसे हम कहीं से भी पानी लाएंगे, जैसे नदी, कुआं, तालाब, कहीं से भी लाएंगे और उसमें तत्वों का भार सदैव समान है। इसके परिभाषा है, जब दो तत्व आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, तो पहला तत्व का अलग अलग द्रव्यमान तथा दूसरे तत्व के द्रव्यमान इसी अनुपात में रहता है। जैसे कि उदाहरण से थोड़ा लाउडली बोलो। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 को और ऑक्सीजन 5 करते हैं। इसको सरल उत्पाद में बनाने के लिए
गेलूसाक के जनक गेलूसाक है। गेलूसाक में जब गैसें आपस में रासायनिक क्रिया करती है तो उसका आयतन सरल हो जाता है